हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूँ आपके इस अपने यूट्यूब चैनल में, जहां आज हम लोग जीके के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में एक बार फिर से देखेंगे। मैं रोज़ आपके लिए जीके से रिलेटेड क्वेश्चंस लेकर आता हूं, तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि सारी जो जीके इन्फॉर्मेशन है वो जैसे ही मैं वीडियो को अपलोड करूं, आप आपके फ़ोन पर तुरंत नोटिफिकेशन आ जाए और आप मेरी वीडियो को देख सकें। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा, ठीक है। पहला क्वेश्चन आज हम देखेंगे कि गाइडिंग सोल्स नामक पुस्तक किसने लिखी थी। तो ये एपीजे अब्दुल कलाम द्वारा लिखी गई थी। इसके राइटर एपीजे अब्दुल कलाम जी थे, और इन जो को ऑथर जिन्हें कहा जाता है वो अरुण के तिवारी जी थे, ठीक है। ये जो गाइडिंग सोल्स नामक पुस्तक थी, ये 162 पेज की पुस्तक थी, जो एपीजे अब्दुल कलाम द्वारा लिखी गई थी, ठीक है। और इसका जो प्रकाशक था वो प्रभात प्रकाशन था, क्योंकि जो एक बुक ऐसी थी जिस पे एक सूर्य बना हुआ था फ्रंट पे ही, और उस पर लिखा होता गाइडिंग सोल्स डायलॉग्स ऑन द पर्पस ऑफ लाइफ, ठीक है। तो इसीलिए इसका जो प्रकाशन था प्रभात प्रकाशन ने किया था, और इसका प्रकाशित वर्ष था जब इसको प्रकाशित किया गया, मतलब तो 2015 में इसका प्रकाशन हुआ। और एपीजे अब्दुल कलाम से रिलेटेड मैं बता देता हूँ। वैसे तो सभी लोग जानते हैं कि इनको भारत रत्न, पद्म विभूषण और पद्म भूषण, इन तीनों अवार्डों से सम्मानित किया जा चुका है। इतनी चीज़ मैं आपको और बता देता हूँ कि भारत रत्न इन्हें 1997 में दिया गया था, और पद्म विभूषण, याद रखिएगा, कंफ्यूज हो जाते हैं पद्म विभूषण और पद्म भूषण में। तो पद्म विभूषण 1990 में इन्हें दिया गया था 1990 में, और पद्म भूषण इन्हें 1981 में दिया गया था, ठीक है। इतना याद रखिए। इनका जो जन्म हुआ था एपीजे अब्दुल कलाम का जो जन्म हुआ था 15 अक्टूबर 1931 को रामेश्वरम में हुआ था, और इनकी मृत्यु 27 जुलाई 2015 को शिलांग, मेघालय में हुई थी, जब वे 83 वर्ष के थे। तो इतनी चीज़ें आप याद रखिए कि 2015 में लिखा गया, 162 पेज की बुक थी। प्रकाशक इसके प्रभात प्रकाशन थे, प्रकाशित वर्ष 2015 था, और सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी, ठीक है। अगर आप वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज़ ज़रूर ध्यान से पढ़िए, आपको ज़रूर कुछ ना कुछ नॉलेज ज़रूर मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। सर्वाधिक लाभ अर्जित करने वाली निजी क्षेत्र की भारतीय कंपनी है, कंपनी के बारे में बताना है, कंपनी का नाम बताना है। तो ये रिलायंस इंडस्ट्रीज थी, ठीक है। जो सर्वाधिक लाभ अर्जित करने वाली निजी क्षेत्र की भारतीय कंपनी थी वो रिलायंस इंडस्ट्रीज थी। वित्तीय वर्ष 2018-19 में, कुछ जानकारी मैं आपको बता रहा हूँ, वो जरूर नोट कर लीजिए या पढ़ लीजिए या सुन लीजिए। वित्तीय वर्ष 2018-19 में भारत की सबसे अधिक टर्नओवर वाली कंपनी का टैग रिलायंस इंडस्ट्रीज ने प्राप्त किया था। रिलायंस के राजस्व में 44% की वृद्धि हुई थी। अब रिलायंस राजस्व, लाभ तथा मार्केट कैपिटलाइजेशन के आधार पर भारत की सबसे बड़ी कंपनी है, ठीक है। तो ये रिलायंस इंडस्ट्रीज से रिलेटेड मैंने आपको चीज़ें बता दी, जरूर पढ़िए और नॉलेज लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। भारत में अब कुल कितने राज्यों को विशेष श्रेणी राज्य का दर्जा प्रदान किया जा चुका है। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप जरूर याद रखिए कि जो है ज़्यादातर एक इसमें कन्फ्यूजन बहुत होती है, क्योंकि एक ऑप्शन इसमें और नहीं दिया गया, एक ऑप्शन और दे सकते थे 11, ठीक है। तो इसमें 11 इसलिए नहीं दिया गया क्योंकि इसके पीछे मैं एक रीज़न बताता हूँ। फिलहाल जो देश के 11 राज्यों की विशेष दर्जा मिल चुका है, 11 राज्यों को विशेष दर्जा मिल चुका है। वो राज्य के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। पहला राज्य अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, ये आपके 11 राज्य थे, ठीक है। और जो जो दर्जा दिया गया है वो जो है 12 राज्य तक हो चुका है। इतना याद रखिएगा, ये 12 राज्यों तक हो चुका है, क्योंकि आंध्र प्रदेश आंध्र प्रदेश जो इस समय अभी 2014 में क्या हुआ था, आंध्र प्रदेश जो है तेलंगाना आंध्र प्रदेश, ठीक है, तेलंगाना। तो तेलंगाना में अभी जो वो हुआ है 2014 में, कि तेलंगाना भी, पहले हमारे कितने राज्य थे, 28 राज्य थे, बट जो है तेलंगाना होने के बाद हमारे 29 राज्य हो गए हैं, ठीक है। तो इसलिए एक राज्य बढ़ा दिया गया है। तो अब जो है जो विशेष श्रेणी का दर्जा दिया गया है 12 दिया गया है, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं।
फ्रेंच ओपन 2018 की महिला एकल विजेता हैं। तो फ्रेंच ओपन जो पहले मैं मेल बताऊंगा, फिर आपको फीमेल बता दे रहा हूँ कि फ्रेंच ओपन 2018 के जो मेल थे, रफील नाडेल, ये विनर थे 2018 के। ठीक है, क्या थे? कौन थे? रफील नाडेल। ठीक है, ये 2018 के विनर थे। और फीमेल कौन थी? सिमोना हेलेप। ठीक है, सिमोना हेलेप किसको हराई थी? डिफीटेड स्लोने स्टेफेंस। फाइनल में इन्होंने स्लोने स्टेफेंस को हराया था। कितने इसके अंदर, इस गेम के अंदर लगभग इतना समझ लीजिए गेम के बारे में कि 3 राउंड थे। 3 राउंड में इन्होंने जो पहला राउंड था वो हार गई थी। पहले राउंड में 3-6 से हार गई थी। ठीक है, लेकिन जो लास्ट के 2 राउंड थे, इन्होंने स्लोने स्टेफेंस को 6-4 और 4-1 से हरा दिया था। ठीक है, इसलिए ये 2018 की एकल विजेता रही थी। ठीक है, तो ये आपको छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी जो मैंने इस क्वेश्चन के थ्रू आपको दी है। ठीक है, पूर्णांक पुरस्कार किस राज्य द्वारा प्रदान किया जाता है? तो बस इसका छोटा सा इन्फॉर्मेशन मैं आपको देता हूँ। ये उड़ीसा द्वारा प्रदान किया जाता है और उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर आप सभी को पता है। ठीक है, तो ये थोड़ा एक्सप्लेन करने वाला नहीं है, तो इसलिए मैं इतनी चीज़ आपको बता रहा हूँ। बस उतना याद रखिए कि उड़ीसा की राजधानी हमारी भुवनेश्वर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य ने सभी जिला कार्यक्रम में राष्ट्रीय वंदे मातरम का गायन अनिवार्य किया है? ठीक है, तो जो इसका आंसर होगा वो होगा मध्य प्रदेश। ठीक है, तो मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के गायन को लेकर चल रहे विवाद पर रोक लगा दिया गया है। मतलब पहले जो एक विवाद चल रहा था इसके ऊपर, उस पर अब सरकार द्वारा रोक लगा दिया गया है। अब भोपाल में राज्य के सचिवालय वल्लभ भवन में, ठीक है, प्रत्येक माह के पहले कार्य दिवस पर वंदे मातरम का गायन पहले से ही कहीं अधिक धूमधाम से होगा, ये बता दिया गया है। और इसमें आम जनता भी शामिल होगी, मतलब हम लोग जैसे जनता हो गई वो भी शामिल होगी। और इसके अलावा संभाग और जिला मुख्यालयों में, दफ्तरों में वंदे मातरम का गायन होगा। ठीक है, इतनी इन्फॉर्मेशन थी वो मैंने आपको बताई। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। शुभमन गिल, ये थोड़ा देख लीजिएगा। शुभमन गिल का नाम किस खेल से जुड़ा है? तो ये लगभग सभी लोगों को पता होगा, ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, बट फिर भी पूछा गया एग्जाम्स के अंदर। ये क्वेश्चन इंडियन नेवी एमआर और जो है ये इंडियन कोस्ट गार्ड नाविक जीडी, उसमें पूछा गया है कि शुभमन गिल किस खेल से संबंधित है। तो मैं आपको बता दूं, सभी लोग जानते होंगे कि शुभमन गिल इंडियन क्रिकेटर है। ठीक है, तो इंडियन क्रिकेटर हैं और ये जो है 1999 बॉर्न है। ठीक है, मतलब जन्मे हुए हैं। और जो है ये कोलकाता नाइट राइडर्स की तरफ से भी खेले हुए हैं। और ये राइट हैंड बैट्समैन है, ये सभी को पता है। और ये टॉप ऑर्डर बैट्समैन फ्रॉम पंजाब। ठीक है, तो ये पंजाब से हैं, क्योंकि शुभमन गिल आपको नाम से पता चल रहा होगा ये पंजाबी हैं। तो ये एक क्रिकेटर हैं, इतना याद रखें। सबको पता होगा कि ये क्रिकेटर है, कोलकाता नाइट राइडर्स से खेलते हैं, पंजाब से रिलेट करते हैं और राइट हैंड बैट्समैन है, बहुत ही अच्छा खेलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। ये थोड़ा क्वेश्चन ब्लर हो गया है, देख लीजिएगा, बट मैं आपको पढ़ के बता दूं, आपको समझ में आएगा कि प्रतिवर्ष 13 फरवरी को महिला दिवस किसकी स्मृति में मनाया जाता है? ठीक है, समझ में आ रहा है? प्रतिवर्ष 13 फरवरी को महिला दिवस किसकी स्मृति में मनाया जाता है? तो इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा सरोजनी नायडू। तो यह तो सभी लोग जानते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च, कब? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। ठीक है, पर कम ही लोगों को पता है कि भारत का जो राष्ट्रीय महिला दिवस 13 फरवरी को मनाया जाता है। ठीक है, और कभी यह दिन दरअसल इसलिए मनाया जाता है 13 फरवरी को, क्योंकि इसी दिन प्रमुख प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी और कवित्री सरोजिनी नायडू का जन्म हुआ था। ठीक है, सरोजिनी नायडू स्वतंत्रता सेनानी होने के साथ ही स्त्रियों के अधिकार के लिए संघर्ष करने वाली प्रमुख कार्यकर्ता थी। उन्हें नाइटिंगेल ऑफ इंडिया या कोकिला, ठीक है, भारत कोकिला भी कहा जाता है। तो इसलिए ये स, महिला दिवस की स्मृति को सरोजनी नायडू के प्रतिवर्ष 13 फरवरी को महिला दिवस सरोजनी नायडू की स्मृति में मनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। मनु भास्कर किस खेल
के उदीयमान खिलाड़ी। मैं क्वेश्चन ये थोड़ा और ब्लर हो गया है तो मैं बता दे रहा हूँ, क्योंकि ऐसी फ़ोटो ही थी, बट ये सबसे बेस्ट लेके आया हूँ आपकी फ़ोटो, तो नहीं अगर समझ में आया तो आपको पढ़ के बता देता हूँ कि मनु भास्कर किस खेल की उदीयमान खिलाड़ी हैं। ठीक है, तो सभी को पता होगा कि ये निशानेबाजी से रिलेटेड करती हैं, क्योंकि इन्होंने इनका फ़ोटो जो है न्यूज़पेपर में भी आया था, आप लोगों ने वहाँ भी पढ़ा होगा। तो जो मनु भास्कर थी उन्होंने फाइनल में 236.5 236.5 का स्कोर किया था और पहले स्थान पर रही थी। वे क्वालिफाइंग राउंड में भी 576 के स्कोर के साथ शीर्ष पर रही थी। ठीक है, इसलिए ये मनु भास्कर निशानेबाजी से रिलेट करती हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। ओलंपिक खेलों के ध्वज में कितने गोल छल्ले होते हैं? लगभग सभी लोगों को पता होगा कि ओलंपिक खेलों में 5 जो है गोल छल्ले होते हैं। इसके बारे में थोड़ी आपको जानकारी देता हूँ कि ओलंपिक के बारे में जब भी कोई जो है खबर आती है या उसे या प्रदर्शित करना होता है, तो इसके लिए 5 रंग याद रखिएगा, कलर जिसको कहते हैं, रंग जैसे कौन, नीला, पीला, काला, हरा, लाल। कौन सा? नीला, पीला, काला, हरा, लाल की 5 रंगों का उपयोग किया जाता है। और ये नीला, पीला, काला, हरा, नीला, ये 5 रंग होते हैं और इसकी 5 रिंगों का उपयोग किया जाता है। ठीक है, कंफ्यूज मत होइएगा रंग और रिंग में। तो नीला, पीला, काला, हरा और लाल, ये 5 रंग यूज़ किए जाते हैं और जो 5 छल्ले होते हैं। ठीक है, तो ये रिंग वैश्विक तौर पर ओलंपिक खेलों का प्रतीक है। ठीक है, याद रखिएगा, ये रिंग जो होती हैं ब्लैक, येलो, रेड, ग्रीन एंड ब्लैक, ये 5 जो होती हैं ये वैश्विक तौर पर ओलंपिक खेलों का प्रतीक होती हैं। तो ये आपके 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। अगर आप मेरी वीडियो को अच्छे लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करिएगा। अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड या मेरी पिछली भी जितनी वीडियो हैं उस वीडियो से रिलेटेड आपको कोई भी क्वेरी करनी हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। मैं उसको और अच्छा करने की कोशिश करूँगा, और आपको अगर कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं, मैं उसे रिप्लाई ज़रूर दूँगा। आज के लिए हम इतना ही रखेंगे। तो हमारे तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा। मैं बार बार इसलिए कह रहा हूँ कि बहुत ही कम लाइक आते हैं मेरी वीडियोस पर, इसलिए प्लीज़ ज़रूर लाइक करिएगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।